That is, Earth does not fall into sun because ऐसा क्यों होता है कि अर्थ पर तो एक्सेलरेशन लगती है, ठीक है, और ये सन है एंड दिस इज अर्थ, तो यहाँ से इस पर फोर्स लग रहा है और इसकी वेलोसिटी है, इधर ही मूव कर रही है, सो वेलोसिटी है और इधर इसकी ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सो द फोर्स, ठीक है, फोर्स exerted on earth by sun is used to, वो किस चीज में यूज होता है, used to change its direction, वो किस लिए यूज हो रहा है बताओ, it is used to change its direction, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, वो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहा है, यूज्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, किसी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाना है, तुम अगर साइकिल से जा रही हो, मोड़ना है तो तुम झुक जाती हो ना जहां पर टर्न पड़ता है, या तो थोड़ा सा बाइक वाले झुक जाते हैं जिधर टर्न पड़ता है, व्हाई दे आर डूइंग सो, सो दैट दे जो नेसेसरी ग्रेविटेशनल वो सर्कुलर पाथ में चलने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, डू यू नो दैट, कि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसके लिए कैसा फोर्स चाहिए, सेंटर की ओर एक्टिंग फोर्स, वो कंटिन्यूअस एक्ट करते रहना चाहिए कि नहीं, सो दैट फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव इनटू सर्कुलर पाथ, अ फोर्स इज नीडेड कंटिन्यूअसली व्हिच शुड एक्ट ऑलवेज ऑन द गिवन मास टुवर्ड्स सेंटर, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है वो उसको डिजायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और जिससे वो चीज कैसे घूम रही है सर्कुलर पाथ पर। क्या प्रवीण तुम ये मुझे बता सकती हो, अगर अर्थ स्टॉप हो जाए तो उस समय क्या होगा, अपनी जगह पर रुक जाए 2 मिनट के लिए बस, शायद सन उसे अट्रैक्ट करेगा, तब फिर वो अट्रैक्ट कर लेगा, तब वो गिर जाएगी, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ मूव कर रहा है बताओ, सेंटर के चारों ओर, रदरफोर्ड मॉडल तो पढ़ा है आपने, तो बोलो वो क्यों नहीं गिर जाता न्यूक्लियस में, बिकॉज जो उस पर ऐसे अगर उस पर जो फोर्स न लगे तो वो सीधा ही चला जाए, तो उस पर फोर्स लगा, उसने उसकी डायरेक्शन बदल दी, फिर फोर्स लगा, फिर डायरेक्शन बदल दी, तो हर पल इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कर रहा है बताओ अर्थ को, क्या अगर आप जैसे कोई चीज सीधी जा रही है और उस पर फोर्स लगाओ तो मुड़ गई डायरेक्शन की नहीं, फिर यहाँ जा रही है फिर फोर्स लगाओ तो फिर मुड़ गई, फिर फोर्स लगाओ तो फिर मुड़ गई कि नहीं, सो द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी। सर आपने सेट 1 के सॉल्यूशन भेजे, क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है। सॉल्यूशन आज क्वेश्चन पेपर हमने नहीं भेजा है, तो मैं क्वेश्चन पेपर आपके पास भेज देता हूँ। यस सर। ओके, नाउ अभी तो आप इसका देख लो, जो भी है इसका स्नैपशॉट लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया, यस सर ले लिया। अच्छा एक पेज का और ले लो, मैं भेज दूंगा। सेक्शन 3 सर। हाँ यस सर सेक्शन 3 भी दिखा दीजिए। देखो, हो गया उसका। बाकी आगे का बता। चलिए, so the force acting on Earth by Sun is used to change its direction and move it in a uniform circular path. So Earth does not fall into Sun. ठीक है? And make it to move in circular path. इस पूरे सेंटेंस को रिपीट करो। The force exerted on Earth by Sun is used to change its direction. बस थोड़ा सुन नहीं रही थी इसीलिए पूछा, और कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। आप बताएं बेटा। The force exerted on Sun by moon. बहुत अच्छा बेटा, आगे बताइए। Sorry.
to change its direction and moving in uniform circular path, and so that's why the sun does not fall towards Earth. Earth does not fall towards sun. बोलो. The force exerted on Earth by Sun is used to change its direction, and the Earth is moving uniformly, so the Earth does not fall in the sun. Earth is moving uniformly in a circular path. Moving is used to change its direction and make it to move. Make it to move in uniform circular path. So, Earth does not fall into sun. इसलिए वो sun की ओर नहीं गिरती. If Earth stops momentarily, then it will immediately start moving towards sun. अगर वो कुछ देर के लिए रुक जाए, तो वो या इलेक्ट्रॉन ही रुक जाए तो सीधा ना गिर जाए. इसी में कोलाइड कर रुकने पे गिर जाएगा. और चलता रहे देन इट विल नॉट. अगर तुम क्या सोचते हो, एक बाइक वाला जो मौत के कुएं में चलता है वो उल्टा भी चलता है, ऊपर रुक जाए एक सेकंड के लिए तो क्या हो बताओ, खट से गिर जाएगा. वो सोचे मैं जरा आराम कर लूं थोड़ी देर फिर तो नहीं रुक पाएगा, तब गिर जाएगा. समझ में आई बात कि नहीं. अब चलता रहे तो उसको जो ये. नाउ सेकंड क्वेश्चन, calculate the percentage composition of oxygen in carbon dioxide. So let us calculate the percentage composition. सबसे पहली बात है in CO2. बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका. तो मॉलिक्यूलर मास क्या कार्बन का 12U है. 12U. अच्छा 16. परसेंटेज कंपोजिशन इन कार्बन डाइऑक्साइड 16. इसका 16U होता है और इंटू 2. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या चीज लिखी गई है? एटॉमिक mass of carbon plus 2 into atomic mass of oxygen. So it is 12U और plus 2 into 16U. ऑक्सीजन का 16 होता है. So it gives us 12U plus, so it gives us 44U. तो ये इसका टोटल मास हो गया. उसमें कार्बन कितना है? 12. तो बताओ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हुआ? मास परसेंटेज. सो मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन मास ऑफ CO2 और इनटू 100. टोटल मास. जब मास परसेंटेज निकालते हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो कि नहीं. ऐसे हमने B2O3 का भी किया जो भी हमारे बुक में है. तो बोरॉन और ऑक्सीजन का निकाला था कि नहीं 40 और 60%. वैसे यहाँ पर है. तो कार्बन का कितना मास बताइए और टोटल कितना है और इनटू 100. सो अब इसको निकालिए. ये 4 से कट जाएगा. 4 3 जा तो 11. 300/11. 300/11 से क्या है? नाउ सो इसको कहीं कैलकुलेट कर लो. 22 और 7. Now that is 30. So 22 or 7. 27.27%. 27.27%. And mass of oxygen percentage. Mass percentage of oxygen क्या है? Mass that is equals to मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल कितना उसमें ऑक्सीजन का मास है. तो इसमें तो ऑक्सीजन 2 है ना. सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम नहीं लिखना है क्योंकि ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 32 ग्राम. मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन और मास ऑफ CO2 इंटू 100.
समझ में आया? यहाँ भी एटम हटा भी सकते हैं आप, सीधा क्या लिखो, मास ऑफ कार्बन। अब एक हो तो एक कार्बन, दो होगी तो दो कार्बन हो जाएगी कि नहीं, जैसा भी हो। तो यहाँ पर नेहा ऑक्सीजन का कितना मास लिखें? हाँ ना, 16 तो नहीं लिखेंगे। इसमें जो CO2 है उसमें ये मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना कितना है, टोटल ऑक्सीजन कितना है? 32U है ना, और कार्बन 12 है, तो इसका ऑक्सीजन का मास लिखो ना। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर उसका 32U है तो उतना परसेंटेज वो लेगा। सो दैट इज 32 और अपॉन 44 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? इसको भी 4 से कट करो, 4 8 32, so it is 800/11। जो लोग ये पसंद न करें वो 100 में से यही माइनस करके मास निकाल लें। भाई आपको दो ही चीजें तो हैं, बाइनरी कंपाउंड है, तो उसमें एक का निकला है तो दूसरे का निकालने के लिए क्या है? अगर क्लास में 80% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए हैं? 20%। समझ आई कि नहीं? दो ही चीज तो है, कंडीशन दो है, एक का परसेंटेज इतना तो बाकी का कितना, 100 में से माइनस कर लो, और या तो ऐसे निकालो। तो बोलो कितना आ जाएगा? 11 7 जा 77 और 3 0, 11 2 जा 22 और 7 2, तो 72.72%। या कैसे कर सकते हो? हाँ, तो और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 27.27, यही तो हो जाएगा। तो इसको 27.27, तो क्या कर रहे, 3 आ जाएगा, इनका ठीक आ रहा है। और फिर इससे कितना आ जाएगा? 9, तो 2 और फिर 9 में 2 7 2.7, तो 72.73%। क्योंकि यहाँ पर 727 आएगा, तो 7 से जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 72.72 72 72 चलता नहीं चला जाएगा। ऐसे देखो 72 रुकेगा थोड़ी, 72 72। अब इसको राउंड ऑफ करो जरा, तो 72 पॉइंट क्या आ जाएगा? इसको इसी से राउंड ऑफ कर लो। इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इसके पिछले का डिजिट एक बढ़ जाएगा, अगर 5 से ऊपर है तो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो ये परसेंटेज होगा। अब जरा देखें नाउ, नेक्स्ट इज farmer grows one row of main crop followed by 2 row of other crops. Which cropping pattern? धर्मेश, ये कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है जिसमें एक रो एक क्रॉप की है? ओके, इट इज इंटर क्रॉपिंग पैटर्न ही इज फॉलोइंग। लिख लो इस बात को। सो इट इज इंटर क्रॉपिंग pattern as 2 crops are sown in same field using a definite cropping pattern of 1:2. Cropping pattern of 1:2. What advice would you like to give the farmer while following the cropping pattern? So ऐसे में अर्पिता आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस फार्मर को? सर क्रॉप रोटेशन, क्योंकि वो एक जगह का न्यूट्रिशन दूसरा कुछ आप बोले अच्छा।
ठीक है, फिर एक बोलो सौम्या। Um, सौम्या का कहना काफी हद तक सही है। जैसा कि सौम्या ने बताया कि उसे अगर एक ऐसी क्रॉप चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट है तो दूसरी प्रोटीन के लिए, जिससे एक को द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय टू डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट, सो दैट द soil is comfortable while supplying the nutrients. Soil can simultaneously supply both the nutrients. तुमको नाइट्रोजन चाहिए नाइट्रोजन लो, तुमको फास्फोरस चाहिए फास्फोरस, तुम कार्बोहाइड्रेट चाहते हो तो ये लो। तो उसे ऐसी फसल चुननी चाहिए, एक व्हीट हो तो दूसरा ग्राम हो, और तीसरा ले ले तो वेजिटेबल हो, वो सब मिनरल्स लेती रहे। ये ना हो कि सारे उसे सब कुछ दालों वाली चाहिए नाइट्रोजन वाली, वैसा ना ले। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे फार्मर को? ही शुड सेलेक्ट टू डिफरेंट क्रॉप्स इन सच ए मैनर दैट द सप्लीमेंट सॉइल सप्लीमेंट रिक्वायर्ड बाय बोथ द क्रॉप्स आर डिफरेंट। रिपीट करो। We should choose different types of crops that बोले बेटा। the farmer should choose two different types of crops which require different types of supplement from soil. हाँ ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट। तो सेकंड में आई विल एडवाइस farmer to choose two different crop in such a way that nutrients required by them are different। ठीक है, वो डिफरेंट हो so that soil can simultaneously supply nutrients to them, so that soil can supply nutrients to both at a time, दोनों को दे सके। क्योंकि सब आस पास हैं, एक गोभी की फसल लगा दी तो एक मक्का की लगा दी, मेज की, तो दोनों को अलग अलग चाहिए कि नहीं? सॉइल सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेज which of the following two graphs represent the human voice? So यहाँ पर ये दिखाया गया है is likely to be male voice। तो कौन सी इसमें मेल वॉइस होगी और कौन सी फीमेल? तो किस जिसमें सर ए वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो फिर वो फीमेल वॉइस होगी। सर बी वाली फीमेल होगी ना। देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पड़ेगी। अब आप देखिए कितने रिपल्स बन रहे हैं। तो 1 2 3 ये हमने 3 रिपल बना दिए, और जबकि दूसरे वाले में देखें तो कितने रिपल बन रहे हैं? 1 2 3 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 रिपल्स बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, बल्कि और एक बन जा रहा है। तो किसमें आपको ज्यादा रिपल्स लग रहा है? रेड वाली। तो रेड वाले में। ये बी है हाँ वही B। और ये ए है। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज वेव डिस्टर्बेंस। अब जरा देखो, हाउ मेनी ऑसिलेशंस
पर सेकंड्स, मान लो ये कुछ सेकंड्स हैं, टी सेकंड्स, कुछ सेकंड्स हैं, तो इसमें 4 ऑसिलेशंस टी सेकंड्स में हैं और उसमें 3 ऑसिलेशंस हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वाइज इज मोर देन मेल वाइज। फ्रीक्वेंसी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो फीमेल है उसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है और मेल की 400 है, और हारमोनियम की 20,000 हर्ट्ज और गिटार की 22,000 हर्ट्ज। तो हारमोनियम सुंदर लगेगा कि गिटार? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी सुनने में मेलोडी। अगर लता मंगेशकर और किशोर कुमार गा रहे हो तो सब लता मंगेशकर क्यों देखने लगेंगे? 600 की गा रही है और फिर लता मंगेशकर और हारमोनियम बजने लगे तो हारमोनियम, और तभी कोई गिटार बजाने लग जाए तो गिटार। मतलब समझ आ गई बात? फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो वहां पर हमारा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। 22,000 में नहीं कह रहा हूँ, 22,000 होगी तो हम सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज 20 है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट 20 तक में आ जाएंगे। फिर भी धीरे धीरे जो ग्रेजुअली बढ़ रही है 20,000 तक वो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर दे रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वॉइस इज लेसर देन फीमेल वॉइस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। टाइम दोनों में वही है, यही तक का टाइम है, लेकिन बताओ ऑसिलेशन किस में ज्यादा है? 1 2 3 4 एंड हाफ, और जबकि इसमें 1 2 3 और 3 एंड हाफ है। ऑसिलेशन इसी में ज्यादा हुए कि नहीं रेड में? तो हमें ज्यादा ऑसिलेशन का मतलब वहां चल ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कम फ्रीक्वेंसी, तो वो फीमेल की हुई। तो इसका मतलब है एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ब्लैक वाले में देखो, ए केस इज लेस, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस। और ये किसकी वॉइस हुई? सो इट इज वॉइस ऑफ मेल। ना अब जरा देखें, in a developing country like India, the increasing population is one of the biggest reason of concern, and the food supplies are not increasing in accordance with the population. Suggest any 2 measures to improve the quality and quantity of food for present as well as future generation. कि हम कैसे इनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाएं। ठीक है, now by selecting good variety of crops, जो high yielding variety seeds, so by using high yielding variety seeds, और दूसरा यूजिंग प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स विच यूजेस लेस वाटर, जिसमें क्या हो ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल ना हो, वाटर भी सेव हो जाए ना। यूजिंग मॉडर्न, ऐसा आप जानते हो कि जिसमें ड्रिपिंग सिस्टम होता है, एक एक ड्रॉप गिरता है। यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक। तो इस तरीके से हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जो दूसरे कंट्रीज है उसमें पर एकड़ में, अमेरिका में हमारे यहाँ से 16 गुना ज्यादा क्रॉप उगती है पर एकड़। अगर हम वैसा इस्तेमाल कर सके, जबकि सॉइल हमारी अच्छी फर्टाइल है, हमारे यहाँ जो लाइट आती है, फोटो पीरियड ज़्यादा है, उनके यहाँ 6 महीने ठंडक रहती है, उसमें तो फसल भी नहीं उग सकती। इसके बावजूद उनको लेस सन रेज मिलती हैं, तब भी वो ज़्यादा उगा लेते हैं। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक। और कई लोग तो वहाँ पर कमरे में ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना लेते हैं कि वो फसलों के लिए उपयोगी हो जाता है, ट्यूबलाइट और ये सब जला।
फसल उगा यस दे आर। यहाँ पर भी जोधपुर में केसर की खेती हो रही है, सिर्फ इसी तरीके की कंडीशन बना के और एयर कंडीशनर लगा के। जोधपुर में कश्मीर की केसर की खेती पानी से करते हैं। पानी से जैसे सन की वजह से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल गए पौधे को, तो वो ट्यूबलाइट की जो रोशनी से हो जाएगी। हो जाता है, ऐसा होता ही है। अलग अलग रेस से अलग अलग फसल है। तुमको मालूम है कि जैसे ब्रिंजल है तो उसको किस तरीके की रेंज चाहिए, ऑरेंज कलर की रेंज चाहिए, अलग अलग कलर्स हैं, ऐसा भी होता है। और उन्होंने उस पर शोध कर रखा है कि गोभी को कौन से कलर की लाइट चाहिए, ब्रिंजल को कौन से कलर, वो वही कलर की एलईडी लाइट लगा रहे हैं। हाँ वही चीज होती है। और चाइनीज को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनको थोड़े से केमिकल चाहिए, उससे फूल गोभी बना ले। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, रबड़ की फूल गोभी। नाउ 6th क्वेश्चन देखें। 6th क्वेश्चन क्या है? नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस and non-malleable and colored. Name the lustrous non-metal. ऐसा नॉन मेटल कोई जानते हो जिसमें शाइन हो? ठीक है। नाउ 6th का पहला देखो, lustrous non metal आयोडीन। ठीक है, लस्ट्रस आयोडीन आप लोगों ने देखा है कि नहीं? आयोडीन के क्रिस्टल में लस्टर होती है, बोलो देखा हुआ है ना? ऐसा तो कोई नहीं है। और ये सप्लीमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखो लस्टर दिख रही है, और भी हाथ का कलर भी बदल जाएगा थोड़ी देर में। मतलब इसके पीछे ना, ये देख रहे हो कलर छोड़ रहा है, इवेपोरेट हो जाएगा। जितनी बार इसको खोलेंगे उतनी देर में इवेपोरेट हो जाएगा। चेंज करने के लिए हमें दे देना, बस ऐसे ही वो उसी से। इट इज वेरी कॉस्टली, ओके, तो उसको छोड़ना नहीं। देखो कलर चेंज होना, इट इज वेरी कॉस्टली, तो छोड़ना नहीं। हिंदी नहीं है, हल्दी हाथ के बदल ठीक है। ये देखो हाथ का कलर चेंज हो रहा है, सप्लीमेंट हो रहा है। देश का नंबर बहुत महंगे हैं। उसके पास देखो अरे इसको अगर चाट लिया जाए तो वो घेंगा रोग ना हो, वो गोइटर इतना पौष्टिक है। वो जो गला नहीं फूल जाता है, नहीं तो इसका गरारा करते हैं हम लोग, गले में प्रॉब्लम है। सर गोइटर तो आयोडीन की कमी होता है, तो आयोडीन है, इसको चाट लेंगे। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ, चाटने से फायदा है। फायदा सुन नहीं रहा, हाथ धोने के चाट लो भाई। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज मेडिसिनल। चलो धोने की जरूरत नहीं है, इट इज मेडिसिनल। मैं बता रहा हूँ
इसकी स्मेल ले ली जाए या कुछ भी कर ली जाए, हाँ ये बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी, नहीं है। ये लोग सुने बिना धोने चले गए। ओके, तो द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द एलोट्रोप। नॉन मेटल बताओ, कार्बन के 2 एलोट्रोप बताओ। सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और दूसरा एलोट्रोप क्या है जो कार्बन से ही बना हो? डायमंड। तो एलोट्रोप का मतलब सेम है, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर दिखाया गया है तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, देखो जरा। इलेक्ट्रोपिक ये ग्रेफाइट ये पहली बार है, ये तो फिर भी वही है क्या? ऐसे तो झूले लगे, ये तो कॉर्पोरेट ये तो गिलास है वो मत अलती वाइट ऐसे गुस्सा है बात नहीं करो, अननेसेसरी टेस्ट चल रहा है। राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। देखो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो है कार्बन का ही, इसके हर जगह पे क्या है? कार्बन है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये देख लें, और नहीं तो इससे परसीव ना कर सकें तो ये देख लें, ये भी वही है। कार्बन कार्बन दिख रहे हैं? तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट का। और वो जो उनके हाथ में है, पियानी के हाथ में, वो किसका है? डायमंड का। तो ये सब एलोट्रोप है, किसके बने हैं? सब कार्बन के। और एक और चीज है, ये देखो फुलिरीन, ये भी कार्बन का ही है। सो देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन। ये देखो फुलिरीन पूरे कार्बन का बना है। किसका बना है? कार्बन। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप हो गए बताओ? 3 एलोट्रोप्स हो गए। फुलिरीन, ग्रेफाइट। क्या आपने कभी ग्रेफाइट को देखा? ये जो पेंसिल की लेड है वही क्या है? ग्रेफाइट। ओके, सो ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड आपने देख लिया, ये है डायमंड। ये देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है? अलग है कि नहीं? बिल्कुल, ये अलग स्ट्रक्चर है। ये देखो, दिख रहा है? सो डायमंड का अलग स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट का अलग स्ट्रक्चर है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये ग्रेफाइट हो गए। एंड दिस इज दिस इज फुलिरीन। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप? सबसे पहले बात, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। अब देखो, ग्रेफाइट कितना सस्ता है और डायमंड कितना महंगा, और है सब कार्बन के। अमेरिकन डायमंड क्या है? ग्रेफाइट में इतना प्रेशर लगा दो कि वो डायमंड बन जाए। पेंसिल को प्रेशराइज कर दो, डायमंड बना देते हैं। बोले हो अब बेचो दुनिया। समझ आ गई बात? सो नाउ बी पार्ट देखिए, एलोट्रोप क्या होता है? बात ना करें। एलोट्रोप का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। If an element is found in different forms, then it is called allotropes of that element. The different forms of an element is called, उसे क्या कहेंगे? Allotrope of that element. That एलिमेंट। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट एंड डायमंड किसके एलोट्रोप हैं?
डायमंड आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारे पास है ये ग्रेफाइट पेंसिल है, ये प्योरली ग्रेफाइट की ही है। ये देखो, तो ये जो पेंसिल्स हैं ये किसकी बनी है? ये पूरी ग्रेफाइट, इसमें लकड़ी है ही नहीं। ये ऐसे भी घिसोगे तो चल जाएगी। समझ में आई? ये ग्रेफाइट, इसको बिल्कुल प्रेशर ना लगाना है, टूट जाएगी। बस ऐसे ही आप देख लो, आप घिस के देख ओके। अच्छा अब बताओ क्या इसमें लश्कर है? देखो, और इसमें अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो क्या हाथ में झटका लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी में ये गुड कंडक्टर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, पढ़ो जरा। विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन है गुड कंडक्टर? ग्रेफाइट। क्या आपको इस बात की जानकारी है जो इस घड़ी में सल लगा है उसके बीच में तोड़ने पे एक रॉड निकलती है, वो भी ग्रेफाइट की है। बड़ा सेल भी कभी तोड़ा है, उसमें बीच में एक रॉड सी होती है, वो भी ग्रेफाइट। मोटा सेल नहीं होता निप्पो बैटरी का। सो देखिए, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज, वैसे नॉन मेटल को गुड कंडक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल। हाँ, और कोई नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखो, अगला क्या पूछा गया है? नेम ए नॉन मेटल विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसा कोई नॉन मेटल है कि टोटल दुनिया में कितने कंपाउंड हैं? क्या 51 लाख हैं? देख लो, सी पार्ट टोटल कितने कंपाउंड्स हैं? तो 51 लाख में 1 लाख किसके कंपाउंड है और 50 लाख किसके? ये कार्बन के हैं और ये नॉट कार्बन, तो इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे चल के तुम्हारा 12th में एक हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक क्या हो जाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो अलग अलग केमिस्ट्री पढ़ी हुई है यहाँ। तो 12th में एक बुक रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक बुक रहेगी 11th से शुरू होगी। तो जो कार्बन की होगी उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही हमारी बॉडी में है, तो उसका क्या नाम पड़ जाएगा? ऑर्गेनिक। ये देख लो, तो 2 केमिस्ट्री आप पढ़ोगे आगे चलकर। कौन कौन सी? और ये देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 12th में केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक, दोनों लेना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। बात ना करें, टेस्ट चल रहा है। कीप साइलेंस। हाँ, तो इस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? जिससे ऑर्गेनिजम्स बने हुए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की बनी है और कार्बन पूरा जल के CO2 बन जाता है तो हमारी बॉडी पूरी जल के उड़ जाती है। जो पूरा जल जाए वो ऑर्गेनिक है, जो पूरा न जले वो और ये क्या है? इतनी बात समझ आ गई? सो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर बताइए? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड किसके पाए जाते हैं? क्या कार्बन के? सो कार्बन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ compounds
इस वाली बुक में 50 लाख कंपाउंड है, इस वाली बुक में 1 लाख। वो कितनी बड़ी है। अब आगे देखिए। नाउ यहाँ तक बात समझ में आ गई, सी पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, जब हो जाए देख लें तो दे दीजिएगा और हाथ हाथ पे दीजिएगा, रखिएगा नहीं तो टूट जाएगी। इनके पास ये कौन बोल रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। सो नेम ए नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच फॉर्म्स एलोट्रोपी। ऐसा कोई नॉन मेटल है जिसका एलोट्रोप पाया जाता है? देख लो। फोर्थ, बहुत अच्छा, फॉस्फोरस shows एलोट्रोपी। फास्फोरस के 3 एलोट्रोप के नाम बताओ। और कोई भी एक एलोट्रोप देखा है कि नहीं देखा है? देखा तो होगा। माचिस का हमने पाउडर दिखाया ना आप लोगों को, माचिस का रेड पाउडर स्मेल भी किया सबने, दिखा। तो दैट इज फास्फोरस की 3 एलोट्रोपी हैं। देखो, इट्स एलोट्रोप्स आर, फास्फोरस पी को कहते हैं, इट्स एलोट्रोप्स आर रेड फास्फोरस। ओके, so what are the 3 different forms of this? That is red phosphorus, RUS, black phosphorus और white phosphorus। ट्यूबलाइट में सर व्हाइट फॉस्फोरस। देखो कितना ये लोग जानते हैं, हमने नहीं बताया होगा लेकिन अपने मन से। बहुत बड़ी बात है ये कि इसके अंदर जो है वो अगर ट्यूबलाइट टूटती है तो पाउडर जो गिरता है यही व्हाइट फास्फोरस है, और रेड हमने दिखा दिया। अब ब्लैक के जहाँ देखे तो देखे, तो फिर भी बड़ी बात है, इतना नोटिस कर रहे हैं। पहली बात तो यही नहीं पता चलती लोगों को इसके अंदर फास्फोरस भरा हुआ। रेड फास्फोरस नहीं, मैं बहुत सुन के ऐसी यूट्यूब पे लोग यूट्यूब से इन्होंने सीख लिया। चिल्ला चिल्ला के सब स्किप कर रहे हैं। ये देखो, अब आप लोग ये जो फास्फोरस है तो इसमें आपको माचिस जैसी स्मेल आएगी, क्योंकि माचिस के चूरे से बनी है। सर सच में लाइफ जिसकी ऑलरेडी नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले किया था, बहुत लाइफ रेड फास्फोरस कुछ नहीं। ये देखो, अच्छा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं, ये माचिस का है। सर मुझे भी एक बार वो बचपन में बहुत बीटा। ठीक है, तो मुझे ऐसा स्मेल आ रहा है जैसे एक उससे कि आपके पास याद है थोड़ा नहीं, मुझे ये थोड़ा सा नॉर्मल एकदम सर हो गया। क्या करोगे? बहुत खाया नाउ अदर देन फास्फोरस, ये कार्बन की एलोट्रोपी आपने क्या देख ली? इसका बात नहीं करो बेटा। नाउ नेम अ मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ऐसा कोई नॉन मेटल जानते हो जिसके दहन से हमारा चूल्हा जलता है, घर में रसोई पकती। बताओ एक नॉन मेटल ऐसा बताओ जिसको जलाने से आग जलती है और फ्यूल के काम में आता है। ऑक्सीजन, कार्बन, क्योंकि कार्बन कोयला। कार्बन क्या है? कोयला। भाई आप नहीं है अरे तुम मत बोले। सृष्टि भी आई यार।
भाई, सृष्टि ने क्यों बोला कार्बन? क्योंकि कोयला इन्होंने देख लिया, कोयला की लकड़ी है तो इनका लकड़ी जलती होगी। वैसे हम लोग ये देखो, ये अमित ऐसी खुशबू मत सुनना। बहुत हल्का है ये छूने में। बहुत बात हो गई। कोई सभी तो बड़ी खराब से काम कार्बन समझ में आ रहा है? ये फ्यूल के काम क्यों होता है? जो इसमें ढके दौड़ा ढाका मन हाँ सही बोली। समझ आ गया ना? बस बस इसका बताइए। Very good. Now, so we have seen तो फ्यूल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखो कार्बन। अच्छा नहीं, और दूसरा नॉन मेटल कौन सा है? कंबशन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो नॉन मेटल में आप लिखो ऑक्सीजन। इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग कैसे जल सकती है? मतलब ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए, तो कार्बन भी चाहिए और ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन लिख रहे हैं क्योंकि कार्बन में भी ऑक्सीजन चाहिए, मालूम है? किसी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन जरूरी, तो बिना ऑक्सीजन के तो कार्बन भी नहीं जलेगा। तो विच नॉन मेटल? दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो इसमें आंसर में लिखा है ऑक्सीजन, आप भी लिखो। कार्बन तो है ही है, लेकिन ऑक्सीजन। सिक्स्थ देखो, नेम ए नॉन मेटल विच फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट विद सोडियम। ऐसा कौन सा है जिसको हम घर में खाने में नमक की तरह इस्तेमाल करते हैं और सोडियम के साथ नहीं, सोडियम के साथ जो कॉमन सॉल्ट बनाता है NaCl, क्लोरीन। तो क्लोरीन ही तो सोडियम के साथ सॉल्ट बनाता है। सो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? केमिस्ट्री को चिमनी पड़ कॉमन सॉल्ट ऐसा नहीं है, आयोडीन तो मिक्स करा जाता है। जैसे हम तुमको दे दें, ले जाओ बिटिया मिक्स कर, तो आप मिक्स कर लेंगे, उसी में हाथ में रहेगा तो चाट लेंगे। सब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो so, क्लोरीन कौन सी गैस है? क्लोरीन इज मेकिंग सॉल्ट विथ सोडियम, तभी तो कॉमन सॉल्ट बन रहा है जो हम घर में खाने का नमक है। तो कौन सा नॉन मेटल है? क्लोरीन। और Na क्या है? सोडियम मेटल। सोडियम तो मेटल है कि नहीं? तो यहाँ पर क्लोरीन इज नॉन मेटल। यूज्ड किसके लिए यूज होता है? टू मेक कॉमन सॉल्ट। बात समझ में आ गई? सोडियम भी हमने आपको दिखाया था कि देखो पानी डालते तो आग लग जाती है कि नहीं, ये दिखाया था कि नहीं? हाँ, बस पानी में डालो। हाँ चलो इनको मालूम, तो आप इसमें देख लें। अब वीडियो में भी ये लोग हैं, फिर अब दिखाई देंगे, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे। दिखाई देंगे। अभी देखो थोड़ा सा पढ़ लें फिर आगे। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ
मेम्ब्रेन गिव वन फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से क्या समझती हो नया? बोलो, हाँ बोलो। Formation of cell membrane with the help of lipid and protein is सही, called इसको लिखें। यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है, I'm so smart. और ये न्यूक्लियस है क्या? और इसके चारों तरफ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है, बात नहीं करो, RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक। और ये कौन सा है? तो ये RER ये क्या बनाता है और SER क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है रफ वाला, लिपिड को ही ऑयल कहते हैं, और ये या फैट। और ये क्या बनाता है? सर प्रोटीन। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिपिड और प्रोटीन मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो जैसा सौम्या ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन मेड ऑफ, ये बनी है इसकी, लिपिड एंड प्रोटीन। और इसके बनने की प्रक्रिया को जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये किसके द्वारा निर्मित है? लिपिड और प्रोटीन के द्वारा। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। रिपीट करो। The process of making a cell membrane with the help of lipids and protein is called membrane biogenesis. प्रोटीन कौन बनाता है? बोलो। रफ एंड RER, और लिपिड कौन बनाता है? SER, ठीक है, ध्रुव, प्रोटीन कौन बनाता है? सर और लिपिड? व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? The formation of बोलो। The process of making cell membrane with the help of lipid and protein is called membrane biogenesis. लिख लीजिए इस चीज को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ क्या बनना? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ प्रोटीन and lipid is called membrane biogenesis। इसको क्या कहते हैं? membrane biogenesis। Now आप लोग कितना देर लेंगे? टाइम तो हो गया। Okay. Next is give one function of endoplasmic reticulum. What? हाँ? और वाला भी करेंगे। तो इसका क्या फंक्शन है? किसको कौन सा? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे काम हैं। इट प्रोवाइड्स अ सरफेस, प्रोटीन और उसके लिए सरफेस देता है कि नहीं? It is a channel, क्या था? It is a transportation channel. It is a transportation channel और ये SER, It lipid और RER से प्रोटीन बनाता है। gives a surface, सरफेस देता है फॉर प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब समझते हो? हाँ, सिंथेसिस का मतलब निर्माण या मेकिंग। इट गिव्स अ सरफेस फॉर प्रोटीन एंड लिपिड के सिंथेसिस के लिए ये सरफेस देता है। नेक्स्ट देखिए। नाउ
एनी 3 functions of cell आफ्टर, और देखो तो 3 functions of cell क्या है? नाउ द शेप एंड एवरी लिविंग सेल क्या क्या कार्य करती है. सो ऑल लिविंग सेल्स परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस विच वी परफॉर्म, जो हमें परफॉर्म होते हैं. हम जैसे कहते हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या एक्सक्रीशन कर रहे हैं, वास्तव में वो काम सेल कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, सेल के द्वारा किए जा रहे हैं. और एट ए ग्रॉस हम ये कह रहे हैं. तो क्या चीज है? पहली बात कि दैट इज सेल क्या करती है? परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस अंडर गोइंग विद इन अस. परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल कोई 5 लाइफ प्रोसेस के नाम हमें बताओ. रेस्पिरेशन, हाँ. रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन. रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन. क्या वो खाना ग्रहण भी करती है? हाँ. न्यूट्रिशन और Digestion. इसके अलावा एक्सक्रीशन भी करती है. डाइजेशन. ऐसा ठीक है. तो ये सारे लाइफ प्रोसेस वो करती है. हाँ? 4 है, कोई बात नहीं. तो सेल परफॉर्म बेसिकली सभी ये काम करते हैं. खाना भी खाएंगे, एक्सक्रीट भी करेंगे. और रेस्पिरेशन का क्या मतलब? ग्लूकोज को तोड़ना. ग्लूकोज को ये तो हमने लिख रहा था ना, C6H12O6 को तोड़ना. तो सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस. पहली चीज हो गई. दूसरी चीज सेल क्या करती है? सो इफ इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म different kinds of cells perform different functions, it is called division of labor, and they are now called tissue labeled organism. अब वो टिश्यू लेवल में प्रवेश कर गए. अगर मान लो हम कहें कि आंख का जो टिश्यू है, इससे कहें लो खाना खाओ, खाना, दाल खाना चाहते हो, चावल खाओ, तो नहीं खा पाएगा. करके देख लेना. तुम मुंह से खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही खाना देना पड़ेगा, और पेट से कहो देखो, देख नहीं सकता, क्योंकि उसका काम खाना पचाना और आंख का काम देखना है. तो डिफरेंट टिश्यू, सुन ले, ये यकीन हकीकत है. डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन. सो व्हेन सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज grouped together perform different kinds of action, this is called division of labor, and now they form tissue level of organism. Different. अब now क्या होगा कि one kind of tissue grouping together form an organ. क्या बनाते हैं? जैसे लीवर, जैसे किडनी, बोन, ऐसे बकल कैविटी, नेसल कैविटी, मुंह की कैविटी, नाक की कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, ऐसे बहुत सारी, पैंक्रियास. तो हमारे में जो टिश्यू ग्रुप हो गए तो क्या बना? ऑर्गन. एंड डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम. किन्हीं 5 ऑर्गन सिस्टम के नाम बताओ. ये ठीक बताया. जैसा हाँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हाँ, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. यानी कई भी तरीके के सिस्टम है कि नहीं. एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि सांस लेने का पूरा जो लंग्स और ये सब आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम. एक एक्सक्रीशन है, स्वेट से हम एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं. तो जब टिश्यू एक साथ हो जाएं तो इसका मतलब है सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि उससे बना टिश्यू. सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन लेवल और organ system, and different organ system forms organism. In this way, cell is basic structural unit of life. ये तो basic functional हो गई. So cell क्या है बताइए? Cell is basic functional unit of life. अगर आपकी body functional unit of life, अगर आपके शरीर के सभी सेल स्वस्थ हैं, आप मजाल अभी मार हो जाओ. सेल अगर ठीक हैं
सही हो। और दूसरी चीज सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। देख लो, टिश्यू तो बहुत सारे आपने सुने होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, न जाने कौन कौन से टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, से बहुत सारे टिश्यू सुने कि नहीं। अब बहुत सारे हैं, नर्वस टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, ऐसे बहुत सारे सुने, एडिपोज टिश्यू, कितने सारे टिश्यू हैं। लेकिन ऑर्गन सिस्टम में जरा बोलो, जो अभी अभी अभिषेक ने बताया, कौन कौन से होता है? Nervous and coordination and cooperation. Control and कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, control and coordination system. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्लड जो हार्ट आता है, हार्ट किस में आता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड को वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। Cardiac system. धक 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 धक, जो हार्ट का वो बीटिंग है, उससे क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो कौन सा सिस्टम है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो यूरिन है, स्वेट है, स्वेट निकलना और नाक से CO2 निकलने, तीन चीजें आती हैं। स्वेटिंग, CO2 का जो एक्सेलिंग और यूरिनेशन, ये सब उसमें, दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम। तो और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स, देखो, फॉर्म्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सृष्टि, तुम इसकी अगली लाइन बता दो तो हम तुमको मान जाए। हमने थोड़ी देर पहले बोली कोई ना कोई इसमें जरूर बता देगा, लेकिन हम तुमसे पूछें। एक सेकंड। बस वही एक लाइन हमें लिखनी है, ये क्वेश्चन पूरा। हाँ ठीक है। एक ही लाइन हमें चाहिए। चलो मैं और किसी से पूछता हूँ। Sir, cell is a structural unit of life. सही है। Yes. ये सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसलिए सेल इज बेसिक। जैसे ईंट से दीवार बनी, दीवार से चार दीवारी बनी, चार दीवारी से घर बना, तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुई? ईंट, है ना? तो बेसिक ईट। ऐसा तुम लोगों ने कभी नहीं किया क्या? ईंट से ईंट बजा देना। और ईट मिट्टी से बना है। मिट्टी का एटम। अब ये देखो, एटम कार्बन से बनी है, एटम इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। लोग बोलते नहीं है, बट इन्होंने कहा है सामने कि एटम से बना मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, लिपिड, ये जो न्यूट्रिएंट्स है क्या बने? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स से क्या बना? सेल से बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म से क्या बनी? पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन, कुत्ते की पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, जंगली पॉपुलेशन एक स्पीशीज की होती है बस। समझ में आई? ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन कम्युनिटी में
आपसे पूछा जाए किसके साथ रहते हो, हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, मच्छर, खटमल के साथ रहते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है। हम किसके साथ रहते हैं वो हमारी कम्युनिटी है। डिफरेंट स्पीसीज ये बता दें, जो खटिया पे रहेगा खून चूसेगा, बेड पे होता नहीं है, इतना छोटा सा होता है, खून चूस लेगा, है ना। बग ये एक तरीके का टर्माइट होता है। जैसे वो कह नहीं रहते भाई, आप सुनेंगे तभी सीखेंगे कि हम बिस्तर पर लेटे हुए थे और मच्छर इतने काट रहे थे, लग रहा था कि उड़ा ले जाएंगे, लेकिन गनीमत है कि खटमलों ने नीचे से पकड़ रखा, वो हमें उड़ा नहीं ले सकते। डिफरेंट लिविंग टुगेदर। आगे क्या बताया था सौम्या ने, इकोसिस्टम। देख लें आप, इकोसिस्टम। इन्होंने कहा कि सिर्फ हम उनके साथ ही नहीं रहते, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम शेयर करते हैं। वाटर, एयर, सॉइल, वो सब मिल जाएं जिनके साथ हमारा लेन देन चलता रहता है। तो क्या बना, दैट इज पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोला इन्होंने, बड़ी बात है, तंत्र। दैट इज बायोटिक components interacting with each other। और सबसे बाद में क्या आ जाएगा, इतना ही रखो, इकोसिस्टम तक रखो, बाकी बायोस्फीयर। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो ना कि कैसे आ रहा है, लिथोस्फीयर। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इसका कहीं इतना ही है, बस यहीं तक बात समझ में आ गई। सो दिस इज द सेल, कैसी यूनिट है और सेल के फंक्शन हो गए। आगे देखिए 8th क्वेश्चन। ठीक है, 9th देखो, ये भी, ये तो शायद उसका द टेम्परेचर इनसाइड ए ग्लास इज, ठीक है। नेम द ग्रीन हाउस गैस, ये भी नहीं है। 10th देखो, नेम एनी 3 इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज एज फाइंड द परसेंटेज बाय वेट। 11th देखो। नाउ अब देखो, so 11th क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solution। देखो यहाँ पे maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solution at given temperature, at given temperature is called solubility of that solute in given solvent, given solvent। बात समझ में आई, उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी, जैसे नमक की पानी में सॉल्युबिलिटी क्या है, दैट इज 34 ग्राम इस रूम टेम्परेचर। ज्यादा से ज्यादा कितना वो घुल सकता है, 34। एग्जाम्पल, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, ये आपके सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज में अलग अलग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है कि नहीं, तो उसमें वो प्रैक्टिकल करती है। दैट इज
प्रतिभा या कोई है वो प्रतिज्ञा ना, तो प्रैक्टिकल करती उसमें KCl की, NaCl की सबकी सॉल्युबिलिटी देखो। कौन है प्रज्ञा? इन वाटर इज 34 ग्राम। तो बात ना करो, फिर दूसरे लोग सीख नहीं पाएंगे। तो ये चीज हो गई। अब अगर S है सॉल्युबिलिटी तो मास परसेंटेज निकालो। S सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, ये शिका बोलो। ये बिल्कुल सही कह रही है। जैसे इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि S ग्राम, वो जो सॉल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। इन्होंने बताया कि नहीं? तो इस चीज को लिखो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो इफ। अब ये सब आपको नहीं लिखना है, यहां से आंसर। ये तो मैंने सिखाया है ना आपको कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सो दैट यू कैन रिकैपिटुलेट इट, उस चीज को पुनर्स्थापित कर लें। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज S, तो क्लियरली इन्होंने बता दिया कि अगर S ग्राम सॉल्युबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या, S ग्राम पर 100 ग्राम है ना। दैट मीन्स S ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या मतलब है? इट इंप्लाइज S ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला क्या आपको पता है? Mass of solute तो यही लिख ले, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो वो ध्रुव इंडिविजुअली पढ़ा रहा है उसको। नाउ मास बाय मास परसेंटेज ध्रुव बोलो। बहुत अच्छा बेटा। दैट इज मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. सॉल्यूशन इनटू 100। तो बोलो ध्रुव ऊपर क्या लिखे हैं? 5 ग्राम। ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी सॉल्युबिलिटी S है तो इसमें कितना हुआ, S ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया जब मिला लिया, तो ये और ये मिल के 100 ग्राम बन गया। इसमें दोनों चीजें हैं, सही है। सो इसलिए इसको इन्होंने कहा S ग्राम लिखो, और सॉल्यूशन कितना हुआ, और इनटू 100, फिर ग्राम से ग्राम काटा और 100 से, तो क्या S परसेंटेज, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अगला देखो। नाउ नेक्स्ट इज इट वाज 11। 12th देखो, डिफाइन क्लासिफिकेशन। 12th सिलेबस में नहीं है, आगे देखिए। 13th देखिए। 12th कटाएंगे सर? हाँ, सर वो कौन सा चैप्टर है? वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड देखो, सुन लें। 200 kg बस इज मूविंग विद a velocity this, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो मास कितना है? हाफ इंटू mv स्क्वायर 200 kg, 2000 और इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर। इसको आप किस में बदलेंगे? किलोमीटर को बदलो मीटर में। 1000 मीटर और 1 आवर को बदलिए 3600 सेकंड्स में। 2 0 से 2 0 कटे, 10 और 36 को कट करें। सृष्टि वापस कब आ रही हो? 15 को? 8 को आ रही है। 8 को आएगी। 2 5 या 10 और 18 से इसको कट करो। ये 12 8 4 18 4 या 72 हुआ। अच्छा मैं 6 से काट रहा चलो, अब 4 5 या 20, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बदल लिया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताइए। हाफ इंटू mv स्क्वायर सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। कुछ लोगों की संडे आंसर शीट अभी भी नहीं आई है, वो लोग जमा कर दें, ठीक है। नाउ हाफ इंटू 2000 और 20 का स्क्वायर
तो कितना हो गया, 2 से इसे कट करें 1000 आ गया, 1000 इंटू 20 का स्क्वायर 400 है, तो 4 1 2 3 4 5 कितने जूल। अगर बस इस स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लाई है आप जो लाई हो तो दे दो, लाओ दे ही नहीं रहे, मतलब छुपा के रख दिया। नहीं मेरे दे दे। चलो अब देखिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इफ इन द सेम बस 4 more पैसेंजर ऑफ 250 kg sits, then find the new kinetic energy। अगर मान लीजिए इस बस में 4 पैसेंजर और चढ़ गए, तो यहाँ पर ये चढ़ गया और ये भी चढ़ गया, ये भी चढ़ गया और एक और चढ़ गया कोई, तो 4 पैसेंजर और बैठ गए और हर एक का वजन कितना है, वैसे उन चारों का एक साथ दिया गया है। सो न्यू मास कितना है, बोलो 250 केजी जोड़ दो 2250 और प्लस 250 केजी। सो अब देखें, सो दिस इज इक्वल्स टू, बात ना करें, केजी और बस की स्पीड वही है। सर ये सॉल्युबिलिटी में बस ये डेफिनेशन इधर काफी है ना, ये एग्जाम सॉल्युबिलिटी में ये कुछ नहीं लिखना है, आपको ये दिखाना, वो दिखाना है ये। सोल्यूशन हम भेज देंगे आपको। भेज दिया है कि नहीं भेजा है? आओ आगे देखो, ये इसका निकल जाएगा, आप देखो इसको। सर ये पिछले और वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डैश लिखना। सो हाफ m v स्क्वायर, हाफ इंटू 2250 और मास कितना है 20 का स्क्वायर। तो अब देखो हाफ लिखो, नया मास समझ में आया, 100 में 250 किलो लोग और चढ़ गए, 2000 किलो पहले ही था उसका वजन विद पैसेंजर, तो नया मास लिख दिया। वेलोसिटी वही रही कि ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो धीमे चलने लगेगी बस, ऐसा तो नहीं होगा, वेलोसिटी तो वही रहेगी। और हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2250 और इंटू कितना है 400 200, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 4500 और 2 जीरो और लगा दो, 2 से किया जूल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। अब जरा देखो, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे करवाएंगे, ओके। नाउ 11th, 11 की एक्सेलेबिलिटी वाली ओके, सर बस सेकंड, ये 3 अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है 4 लाख 40,000 सर मैं मल्टीप्लिकेशन सब सेकंड केमिस्ट्री तुमको उल्टी नहीं आती क्या? ये नेचुरल है, किसी को उल्टी नहीं। और स्पेनिश लोग जानते हो, वो इसीलिए बार बार खाते हैं कि जिससे बार बार पलटे। उन्हें खाने का इतना शौक है और उनके यहाँ ये बुरा नहीं माना जाता, वही खाते हैं वही उलट देते हैं। इसमें
खाने के इतने शौकीन है, 4 बार खाते हैं, किसी पार्टी जाते हैं और उल्टी के अलग से बर्तन रखा है। देखो, वेन में जाऊंगा फिर